साल 2025 में पूरी दुनिया एक खतरनाक और मिस्टीरियस गैंग के खौफ में जी रही थी जिसे शैडो गैंग के नाम से जाना जाता था। इस गैंग में हर फील्ड के प्रोफेशनल्स शामिल, द हैकर्स से लेकर ट्रेंड किलर्स तक। उन्हें पकड़ना सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी लगभग नामुमकिन बन चुका था। ये एक ऐसी मास्टरमाइंड हाइस्ट थी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के मामले में मनी हाइस्ट को भी पीछे छोड़ देती है। कहानी शुरू होती है बिल नाम के एक जीनियस हैकर से। बिल पुलिस के सबसे एडवांस्ड सीसीटीवी नेटवर्क में इतनी सफाई से घुस जाता है कि कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स को बस एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच महसूस होता है। सबको लगता है कि सिस्टम में कोई मामूली प्रॉब्लम आई है, लेकिन कुछ ही पल बाद पूरा स्टेशन अलार्म की आवाजों से गूंज उठता है। पुलिस को खबर मिलती है कि शहर के सबसे सिक्योर बैंक्स में से एक में करोड़ों डॉलर्स की बड़ी डकैती हो चुकी है। हालत को देखते ही पुलिस तुरंत अपना पावरफुल एआई सर्विलेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देती है, जो कुछ हाई सेकंड्स में पूरे शहर के कैमरा स्कैन कर सकता था। एआई जल्दी ही चोरों की गाड़ी को ट्रेस कर लेता है और कई पुलिस यूनिट्स उस लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ती है। मगर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। सड़क पूरी तरह खाली होती है, जबकि कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स पर वही गाड़ी अब भी तेज रफ्तार से भागती हुई नजर आ रही होती है। टैब ऑफिसर्स को समझ आता है कि सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि पूरा पुलिस नेटवर्क हैक किया जा चुका है। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और हैरा कर दीन वाला राज सामने आता है। जिस वॉल्ट को लूटा गया था वो एक बिलियनर बिजनेसमैन की थी। उसने अपने $500 करोड़ के क्रिप्टो अकाउंट का आधा पासवर्ड एक नोटबुक में छुपा कर रखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि चोर सिर्फ पैसा ही नहीं ले गए बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल दौलतों तक पहुंचने की चाबी भी उनके हाथ लग चुकी थी। दूसरी तरफ शैडो गैंग अपने अगले मिशन की तैयारी कर रही थी। इस बार उनका टारगेट था मकौ टावर के पास मौजूद एक मैसिव बिल्डिंग, जहां एक बड़ी डिजिटल करेंसी कंपनी का हेड ऑफिस था। बिल्डिंग में घुसते हाई गैंग पूरे स्टाफ को हॉस्टेज बना लेती है। कुछ एम्प्लॉइज को बुरी तरह पीटा जाता है और फिर कंपनी के मैच सर्वर तक पहुंच बनाई जाती है। इस ऑपरेशन का लीडर जॉन था, लेकिन असल गेम पर्दे के पीछे बैठा बिल खेल रहा था। जैसे ही सिस्टम एक्सेस होता है उन्हें पता चलता है कि कंपनी के क्लाइंट्स में देश के सबसे बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टर्स शामिल हैं। अनमेन से एक इन्वेस्टर के अकाउंट में ही $10 बिलियन से ज्यादा की रकम मौजूद थी। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि उनके सामने सिर्फ एक चोरी का मौका नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल हाइस्ट का दरवाजा खुल चुका है। जॉन अच्छी तरह जानता था कि जितना बड़ा पैसा होता है उसके साथ उतना ही बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है। इसीलिए जब उन्हें एक बहुत बड़े क्रिप्टो अकाउंट का पता चलता है तो वो सबको उससे दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन बिल अब लालच के उस मोड़ पार पहुंच चुका था जहां से वापस मुड़ना आसान नहीं था। उसने तुरंत अपने साथी मैक्स को पूरा डेटा कॉपी करने का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में पूरा ऑफिस जंग के मैदान में बादल जाता है। पुलिस को अटैक की खबर मिल चुकी थी और बिल्डिंग की हर फ्लोर को धीरे धीरे सील किया जा रहा था। दूसरी तरफ गैंग सर्वर से जरूरी डेटा निकलकर तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गैंग का लीडर जॉन उनके साथ मौजूद ही नहीं था। जब उसके साथी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, जॉन नीचे लॉबी के एक कैफे में आराम से कॉफी पी रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वहाँ मौजूद एक औरत गलती से उसकी तस्वीर खींच लेती है। उस वक्त ये एक मामूली फोटो लगती है, लेकिन आगे चलकर वही तस्वीर पूरे केस की सबसे बड़ी और सबसे कीमती एविडेंस बनने वाली थी। इसी दौरान लिफ्ट के अंदर पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। गोलियां चलती है और हर तरफ अफरा तफरी मैक जाती है। मौका देखकर गैंग कैप्टन सैम को हॉस्टेज बना लेती है। अब पुलिस के लिए फायरिंग करना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि एक गलत गोली उनके अपने ऑफिसर की जान ले सकती थी। गैंग इसी फायदे का इस्तेमाल करती है और सैम को साथ लेकर बिल्डिंग की ऊपर वाली फ्लोर्स की तरफ भाग निकलती है। लेकिन सैम आसानी से हार मान लेने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसे एक छोटा सा मौका मिलता है वो वापस हमला कर देता है। कुछ पालन के लिए वो अकेला ही कई क्रिमिनल्स का सामना करता है और उनके प्लान को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे और सैम अकेला आखिरकार गैंग यूज काबू में कर लेती है। उसके हाथों में हैंडकफ्स लगा देती है और यूज साथ लेकर बिल्डिंग की छत की तरफ बढ़ने लगती है। पुलिस भी उनके पीछे पीछे पहुंचती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है थी। लेकिन उनके पास स्पेशली डिजाइन पैराशूट्स थी। एक पाल में वो हवा में गायब होने लगते हैं और पुलिस बेबस होकर देखती रह जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच एक औरत का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। सैम बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। उसकी हिम्मत उस औरत की जान तो बचा लेती है, लेकिन इसी चक्कर में क्रिमिनल्स एक बार फिर उसकी पकड़ से निकल जाते हैं। मुसीबत यही खत्म नहीं होती। बिल ने पहले ही पूरे बिल्डिंग के लिफ्ट सिस्टम को हैक कर दिया था। इस वजह से सैम के पास नीचे उतरने का कोई आसान रास्ता नहीं बचता। मजबूरन वो एक जंपर केबल का सहारा लेता है और अपनी जान को खतरे में डालकर टावर से नीचे उतरना शुरू करता है। किसी तरह वो जिंदा भाग जाता है, लेकिन तब तक शैडो गैंग शहर के दूसरे हिस्से की तरफ निकल चुकी होती है। उनके हाथ में अब करोड़ों का डेटा था और उनका अगला कदम पूरे शहर को हिलाकर रख देने वाला था। कुछ ही देर बाद क्रिमिनल्स शहर के एक बेड होटल की छत पर लैंड करते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पुलिस पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन शैडो गैंग भी किसी आम क्रिमिनल्स की टीम नहीं थी। वो अपने हाई टेक गैजेट, स्मार्ट प्लानिंग और मास्क का इस्तेमाल करके पुलिस को पूरी तरह कंफ्यूज कर देती है। कुछ हाई मिनट के अंदर अंदर गैंग होटल के अंदर घुसकर भीड़ में इस तरह गायब हो जाती है जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं।
दूसरी तरफ बिल अपना अगला मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो होटल के तमाम सिक्योरिटी कैमरास का डेटा डिलीट कर देता है। अब पुलिस के पास ना कोई फुटेज बचती है और ना ही कोई डिजिटल एविडेंस। पहली बार उनका सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम पूरी तरह बेकार और बेबास नजर आता है। मजबूरन पुलिस को पुराने और ट्रेडिशनल तरीके अपनाने पड़ते हैं। ऑफिसर्स अपने कपड़ों के अंदर छोटे छोटे बॉडी कैमरास लगाकर आम लोगों की तरह होटल में घूमना शुरू कर देते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल में हर कैमरा लिव फीड भेज रहा था जिसे फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगातार स्कैन कर रहा था। लेकिन जॉन भी कम होशियार नहीं था। वो हर कुछ मिनट बाद अपना रूप बादल लेटा, कभी टूरिस्ट बैंड जाटा, कभी होटल स्टाफ और कभी सिक्योरिटी गार्ड। यूज पहचानना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसी दौरान कैप्टन सैम की नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये मैक्स है। लिफ्ट वाली फाइट के वक्त सैम ने उसके कण की बाली नोटिस की थी और अब वही छोटी सी डिटेल उसकी पहचान बन जाती है। सैम फौरन उसका पीछा करना शुरू कर देता है, मगर मैक्स भी शैडो गैंग का हिस्सा था। वो भीड़ में इस तरह गुल मिल जाता है कि कुछ हाई सेकंड्स में आंखों से ओझल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कभी वहां मौजूद ही ना था। इसी बीच एआई सिस्टम एक ऐसे चेहरे को डिटेक्ट कर लेता है जो उसके डाटाबेस में मौजूद ही नहीं था। पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और उस शख्स के पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन ये भी जॉन की एक सोची समझी चाल थी। जॉन जानबूझकर एक ऑफिसर से टकरा जाता है जिसे कैमरा कुछ सेकंड्स के लिए ब्लर हो जाता है, और बस इतना वक्त ही पूरी गैंग के बाग निकलने के लिए काफी था जब तक पुलिस दोबारा सब कुछ कंट्रोल करती। शैडो गैंग होटल से पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में माहौल बेहद टेंस था। जिस बिलियनर का क्रिप्टो अकाउंट लूट लिया गया था वो गुस्से से पागल हुआ बैठा था और पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस का सबसे मॉडर्न एआई सिस्टम बार बार फेल हो रहा था, जिस वजह से डिपार्टमेंट की साख भी दांव पर लग चुकी थी। तभी सीनियर ऑफिसर लारा एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनते ही पूरे रूम में खामोशी छा जाती है। वो कहती है कि अगर शैडो गैंग को रोकना है तो अब सिर्फ एक ही आदमी उनकी मदद कर सकता है, और वो है रिटायर्ड लेजेंड ऑफिसर वोंग। ये नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि अब खेल एक नए मोड़ पार पहुंचने वाला है। ये सब सुनकर कैप्टन सैम हंस पड़ता है। उसे लगता है कि एक बूढ़ा आदमी इस हाईटेक और एआई से भरी दुनिया में आखिर क्या कर लेगा, लेकिन लारा यूज याद दिलाती है कि मशीन्स पहले ही हार चुकी है। वोंग कुछ वक्त बाद रॉक और हेलन नाम के दो ऑफिसर्स वोंग को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वोंग कभी पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे डेंजरस अंडरकवर एजेंट हुआ करता था। उसकी फाइल बहादुरी और जानलेवा मिशंस की कहानियों से भरी हुई थी, लेकिन उसके पास में एक ऐसा जख्म भी था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बादल दी थी। सालों पहले एक ऑपरेशन के दौरान उसके पार्टनर की मौत हो गई थी, और वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि हेलन के पिता थे। यही वजह थी कि वोंग ने पुलिस की दुनिया से दूर रहना ही बेहतर समझा। जब रॉक और हेलन यूज ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं तो वो किसी मिशन या इन्वेस्टिगेशन में नहीं बल्कि आराम से अपने कुत्ते को घूमता हुआ नजर आता है। उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यही वो आदमी है जिसका नाम कभी क्रिमिनल्स के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। हेलन उसका पीछा करते करते एक कैफे तक पहुंच जाती है और एक स्टूडेंट बनकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वोंग उससे भी ज्यादा होशियार निकलता है। कुछ ही पाल बाद वो खुद हेलन की टेबल पार आकर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पूरा दिन मेरा पीछा कर रही हो, कम से कम थोड़ा प्रोफेशनल तो बनो। ये सुनकर हेलन हैरान रह जाती है, लेकिन असली शौक उस वक्त मिलता है जब पता चलता है कि वोंग ने बिना किसी को एहसास दिलाए रॉक का पुलिस बैज भी चुरा लिया था। ये देखकर दोनों ऑफिसर्स समझ जाते हैं कि उम्र चाहे बढ़ गई हो, लेकिन वोंग की नजर और उसका दिमाग आज भी पहले जैसा ही तेज और खतरनाक है। कुछ देर बाद वोंग पुलिस स्टेशन पहुंचता है और केस से जुड़ी तमाम फुटेज देखना शुरू कर देता है। जहां एआई सिस्टम लाखों वीडियो स्कैन करके भी कोई खास सुराग नहीं ढूंढ पाया था, वहीं वोंग कुछ हाई मिनट में कई इंपॉर्टेंट क्लूज निकल लेता है। उसका मानना था कि हर क्रिमिनल किसी ना किसी पाल कैमरा की तरफ जरूर देखता है, क्योंकि उसे यकीन करना होता है कि कैमरा चल रहा है या नहीं, और यही छोटी सी आदत अक्सर उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। फुटेज को बार बार देखने के बाद वोंग धीरे धीरे पूरी गैंग के कई मेंबर्स की पहचान कर लेता है और पुलिस को पहली बार लगता है कि शायद अब शैडो गैंग तक पहुंचना मुमकिन हो सकता है। दूसरी तरफ जॉन अपने हाइडआउट में बिल पा बुरी तरह गुस्सा था। उसकी लालच की वजह से पूरा मिशन लगभग बर्बाद हो गया था और पहली बार गैंग के कुछ चेहरे कैमरास में रिकॉर्ड हो चुके थे। गुस्से में जॉन बिल को बुरी तरह पीटता है और यूज वार्निंग देता है कि अगर कभी भी पुलिस अंत तक पहुंच गई तो उसकी वजह सिर्फ बिल होगा। लेकिन बिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अब रुकने वाला नहीं था। उसने एक और भी बड़ा और ज्यादा खतरनाक प्लान तैयार कर लिया था। उसे पूरा यकीन था कि अगर उनका ये आखिरी मिशन कामयाब हो गया तो शैडो गैंग हमेशा के लिए $1 बिलियन के साथ दुनिया की नजरों से गायब हो सकती है। और जब मैक्स दोनों के बीच बढ़ते हुए झगड़े को रोकने की कोशिश करता है तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये तनाव आगे चलकर पूरी गैंग को अंदर से तोड़ने वाला है। हेलन अकेली ही कई गुंडों का सामना करने लगती है। शुरुआत में वो सब पर भारी पड़ती है और एक के बाद एक सबको नीचे गिरा देती है, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे और धीरे धीरे हालत उसके खिलाफ होने लगते हैं। तभी वोंग भी मौके पर पहुंच जाता है और फिर जो लोग अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे कुछ ही पाल में जमीन पर दर्द से करते हुए नजर आते हैं। वोंग ने सबको आसानी से काबू कर लिया था। बाद में सर्विलेंस वैन के अंदर वोंग हेलन को सख्त दांत लगाता है। उसके मुताबिक उसने पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया था और महीनों की मेहनत एक पाल में बर्बाद हो सकती थी। लेकिन हेलन का जवाब भी उतना ही मजबूत था। वो कहती है कि अगर पुलिस होते हुए भी हम लोगों की मदद नहीं कर सकते तो फिर ऐसी ड्यूटी और ऐसी सर्विलेंस का क्या मतलब रह जाता है। पहली बार दोनों के बीच एक गहरी बहस होती है और वोंग समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है हेलन को वो सच बताने का जो सालों से उसके दिल में दबा हुआ था।
वोंग बताता है कि कई साल पहले वो और हेलेन के पिता एक अंडरकवर मिशन पाद जो लगातार 8 महीने तक चला था। एक दिन उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स को एक बच्चे का किडनैपिंग करते हुए देखा। रूल्स के मुताबिक उन्हें छुप रहना था और मिशन को पहले रखना था, लेकिन वोंग खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधा क्रिमिनल्स से भिड़ गया। लड़ाई के दौरान क्रिमिनल्स ने वोंग को बुरी तरह जख्मी कर दिया और वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। टैब हेलेन के पिता उसकी जान बचाने के लिए आगे आए। उन्होंने वोंग की जिंदगी तो बचा ली, लेकिन खुद कभी वापस लौट कर नहीं आ सके और वही दिन वोंग की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया। ये कहानी सुनकर हेलेन की आंखें नाम हो जाती है और वोंग की आवाज भी भर आती है। वो कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर का सबसे मुश्किल काम गोली चलना नहीं बल्कि सही वक्त का इंतजार करना होता है, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ मिशन ही नहीं बल्कि किसी की पूरी जिंदगी छीन सकता है। लेकिन इसी दौरान किस्मत उन्हें एक बड़ा मौका देने वाली थी। मार्केट की भीड़ में अचानक वोंग की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जॉन था, शैडो गैंग का मास्टरमाइंड लीडर। जॉन को देखते ही पूरी सर्विलेंस टीम एक्टिव हो जाती है, लेकिन वोंग सबको सख्त हिदायत देता है कि कोई भी सीधा उसकी तरफ नहीं देखेगा, कोई कैमरा उसकी तरफ नहीं घुमाएगा और सब आम लोगों की तरह बिहेव करेंगे। वो जानता था कि जॉन सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद होशियार और सतर्क भी था। उसकी नजर छोटी से छोटी गलती पकड़ सकती थी। और सच में जैसे ही जॉन को महसूस होता है कि दो लोग उस पर नजर रख रहे हैं, वो दोनों तुरंत कपल बनकर एक्टिंग करने लगते हैं ताकि उसका शक दूर हो जाए। अब शिकार और शिकारी दोनों एक हाई मार्केट में मौजूद थे और बस एक छोटी सी गलती पूरा खेल बदल सकती थी। वोंग तुरंत समझ जाता है कि महीनों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। पूरी सर्विलेंस टीम बिना किसी शक को जन्म दिए जॉन का पीछा करती रहती है। धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है कि जॉन किस बिल्डिंग में दाखिल हुआ है और पहली बार शैडो गैंग के असली ठिकाने तक पहुंचने की उम्मीद नजर आने लगती है। लेकिन इसी बीच हेलेन एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला कर लेती है। वो खुद बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करती है। ये कदम बहुत खतरनाक था क्योंकि जॉन की नजर बहुत तेज थी। जैसे ही हेलेन उसके आसपास पहुंचती है, जॉन यूज नोटिस कर लेता है और उसके चेहरे पर शक के हल्के असर नजर आने लगते हैं। वो आराम से अपनी जेब में हाथ डालता है और चुपके से एक चाकू तैयार कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन ले सके। दूसरी तरफ वोंग डोर बैठा लाइव फुटेज देख रहा होता है। कुछ हाई सेकंड्स में वो समझ जाता है कि जॉन ने हेलेन को पहचान लिया है या कम से कम उस पर शक करना शुरू कर दिया है। वोंग बिना एक पाल गवाए बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और तुरंत एक नया नाटक शुरू कर देता है। वो हेलेन का पिता बनकर उससे बात करने लगता है ताकि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मौका देखकर हेलेन के कण में लगा ब्लूटूथ डिवाइस भी निकाल देता है, क्योंकि अगर जॉन उस डिवाइस को देख लेता तो पूरा ऑपरेशन वहीं खत्म हो सकता था। इसके बाद वोंग बिल्कुल आराम से जाकर जॉन के पास बैठ जाता है और उससे ऐसे बात करने लगता है जैसे दोनों पहली बार मिले हो। जॉन को भी कुछ खास शक नहीं होता और वो नॉर्मल बिहेव करता रहता है। बातों बातों में वोंग जॉन को एक सेब ऑफर करता है। देखने में वो बिल्कुल आम सा एप्पल लग रहा था, लेकिन असल में उसके अंदर एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा हुआ था। जैसे ही जॉन सेब अपने हाथ में लेता है, कैमरा उसके चेहरे की एकदम क्लियर इमेज कैप्चर कर लेता है और पुलिस को पहली बार उसका सबसे साफ और परफेक्ट शॉट मिल जाता है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जॉन अब भी बेहद सतर्क था और उसकी हर हरकत से लग रहा था कि वो किसी भी वक्त शक कर सकता है। इसीलिए वोंग एक और चाल चलता है। वो पास के एक फ्लैट में घुस जाता है और वहां रहने वाली औरत को शांत करके सिचुएशन समझा देता है ताकि ऑपरेशन बिना रुकावट के जारी रह सके। उधर टीम लेफ्ट में पहले से लगाए गए छोटे कैमरास की मदद से ट्रैक कर लेती है कि जॉन किस फ्लोर पर उतरा था। रॉक तुरंत उस फ्लोर पर और सर्विलेंस कैमरास इंस्टॉल कर देता है। कुछ ही देर बाद उन्हें सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जॉन का ठिकाना अपार्टमेंट नंबर 22 था। ये पता चलते हाई वोंग बिल्कुल वक्त जया नहीं करता। सड़क के दूसरी तरफ एक फ्लैट किराए पर लिया जाता है जहां से जॉन की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। अब पूरी टीम दूरबीन और पावरफुल कैमरास के जरिए दिन रात जॉन पर नजर रखती है। कभी वो बाहर निकलता, कभी घंटों तक कमरे में बंद रहता, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो किसी बड़ी हाइस्ट की तैयारी करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। पुलिस को लगने लगा था कि शायद वो किसी बेड प्लान को बहुत गहरा छुपा रहा है, इसीलिए उसके कचरे तक की जांच शुरू कर दी जाती है। एक दिन टीम को उसके डस्टबिन से फाटे हुए सुडोकू पजल्स का एक बड़ा ढेर मिलता है। पहली नजर में वो बस बेकार कागज लगते हैं, लेकिन वोंग को पूरा यकीन था कि इन कागजों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। मसला ये था कि टीम में किसी को भी अन पजल्स का असली मतलब समझ नहीं आ रहा था और शायद वही पहेली शैडो गैंग के अगले मिशन की चाबी बनने वाली थी।